देश प्रदेश में भारत देश के अलग अलग प्रदेशों की दूर दराज की खबरें भी हम लेकर आते हैं, लेकिन इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं आगरा के जो वायरस के केसेस हैं उसको लेकर। जो एक ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने, उसके लिए अब ये ट्विटर वॉर छिड़ गई है। कोरोना पे प्रियंका गांधी और यूपी सरकार में ये ट्विटर वॉर छिड़ी है। आगरा की हालात पे प्रियंका का ट्वीट जो आगरा के डीएम ने जिसको फर्जी खबर बताया और 24 घंटे में उसके खंडन की मांग की। प्रियंका ने दोबारा ट्वीट कर अपने ट्वीट को सही ठहराया और इस पे 48 घंटे में सीएम योगी से जवाब मांगा। उधर आगरा और मेरठ में कोरोना से मौत की दर यूपी के औसत से 2 से 3 गुना ज्यादा है, जो चिंता की बात है। आगरा यूपी में कोरोना का सबसे पहला हब था। यहां 3 मार्च को कोरोना का पहला मरीज मिला। यूपी में कोरोना से सबसे ज्यादा 83 लोग यहीं मरे हैं। प्रियंका गांधी 22 जून पे इसमें ट्वीट करती हैं कि आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। यूपी सरकार के लिए शर्म की बात है कि इसी मॉडल का झूठा प्रचार कर सच दबाने की कोशिश की गई। इस पे आगरा के डीएम पीएन सिंह फौरन सामने आए। उन्होंने प्रियंका गांधी को उसी दिन एक खत में लिखा कि ट्विटर पे इस पोस्ट से भ्रम पैदा हुआ है कि 48 घंटे में 28 लोग कोरोना से मर गए। जनहित में इस भ्रामक असत्य खबर का 24 घंटे के अंदर खंडन जारी करें। प्रियंका ने जवाबी ट्वीट में सीएम योगी से 48 घंटे में जनता को जवाब देने कहा। उन्होंने लिखा कि आगरा में कोरोना से मृत्यु दर दिल्ली मुंबई से अधिक है। यहां कोरोना से मरे 79 लोगों में से 28 की मौत भर्ती होने के 48 घंटे में हुई है। आगरा मॉडल का झूठ फैलाकर इस मुसीबत में डालने का जिम्मेदार कौन है? 48 घंटे में जवाब दें। यूपी में आगरा और मेरठ दोनों जिलों में कोरोना से मौत की दर प्रदेश के औसत से कई गुना ज्यादा है। 22 जून की शाम तक यूपी में मरीजों की तादाद 18,320, मौत की तादाद 569 और मौत की दर 3.10% थी। जबकि आगरा में मरीजों की तादाद 1,144, मौत की तादाद 83 और मौत की दर 7.25% थी। मेरठ में मरीजों की तादाद 812, मौत की तादाद 75 और मौत की दर 9.23% है। मेरठ की मौतों पे वहां भेजे गए कोविड नोडल अधिकारी पी गुरुप्रसाद ने हफ्ते भर पहले मीटिंग ली थी और इस पे चिंता जताई थी। चिंता की बात यह है कि केसेस की संख्या बढ़ रही है और यहाँ पे जो है तो फैटेलिटी की रेट जो है तो बाकी जगहों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। और अगर जनपद स्तर पे जो है तो अगर कोई कमियां रही है, कम से कम उनको चिन्हित कर ले और उनका निराकरण जो है 1 सप्ताह के टाइम पे हम लोग करें, ताकि भविष्य में इन्हीं गलतियों के कारण दोबारा किसी और के साथ में जो है मृत्यु वाली स्थिति न बने। इस पूरे मामले में ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह है कि 2 पार्टियों या 2 नेताओं के झगड़े में जनता को नुकसान कतई ना होने पाए। आगरा और मेरठ के हालात अच्छे नहीं हैं, उन पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगरा में नसीम, मेरठ में सनोज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मऊ से। ट्रेन में बना यूपी का पहला कोविड अस्पताल पूर्वी यूपी के मऊ जिले में पहुंचा है। भारतीय रेलवे ने करीब 5,2500 नॉन एसी कोच इसलिए तैयार किए हैं ताकि अस्पताल में बेड की कमी होने पर इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। मऊ स्टेशन पे रेल की पटरियों पे अभी तक सिर्फ ट्रेनें आती थीं। अब उन्हीं पटरियों पे चल के कोविड हॉस्पिटल आया है। जिले के अफसरों ने उसका मुआयना किया। इसमें 10 कोचेज हैं और एक एसी कोच है जिसमें स्टाफ रहेगा। कोविड केयर हॉस्पिटल के रूप में इसको हम लोग उपयोग करना है। इसमें जो व्यवस्थाएं होगी हम अपने स्तर पर करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इन विशेष ट्रेनों के बारे में लिखा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी ना हो, इसलिए भारतीय रेल द्वारा 5,231 नॉन एसी कोचेस को आइसोलेशन कोच में बदला गया है। प्राकृतिक हवा और रोशनी की व्यवस्था वाले इन कोचेज में तापमान कम रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। रेल मंत्री ने एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें इन कोचेस को अस्पताल के तौर पे तैयार करने की तस्वीरें हैं। मऊ में रेलवे स्टेशन के पास के मोहल्ले में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, तो वहां सीधे संपर्क में आए लोगों को यहां रखा जा रहा है। यहाँ पे जो सस्पेक्टेड हैं जी, जो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं,
जी जी उनका ये फैसिलिटी बेस्ड क्वारंटाइन किया गया है। जी जी तो जैसे किसी परिवार में कोई पॉजिटिव निकल गया जी तो जो पॉजिटिव निकल जाएगा उसको L1 में परदहा शिफ्ट किया जा रहा है जी और बाकी परिवार के सदस्यों को यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। मऊ में कोरोना के 27 एक्टिव केस हैं, जबकि कोविड अस्पताल में 50 बेड का इंतजाम है। फिलहाल इस ट्रेन में उन 27 मरीजों के घर के उन 46 लोगों को रखा गया है जो उनके सीधे संपर्क में रहे हैं। उनके लिए ट्रेन में रहना एक नया अनुभव है। सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना सब टाइम से मिल रहा है, हर दवाई की जरूरत हो तो भी मिल जा रहा है सर। हाँ, कोई चीज़ की कमी नहीं है। खाने में क्या क्या मिल रहा है? खाने में सर सब्जी रोज बदल के मिल रही है। हाँ, कोई दाल फ्राई मिल रहा है सर। ट्रेनों में क्वारंटीन सेंटर या कोविड हॉस्पिटल बनाने का अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आगे मुसीबत में ये बड़े काम आ सकता है। मऊ में राजीव सिंह और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर बिहार से। क्या बिहार में आरजेडी में बगावत शुरू हो गई है? मंगलवार को जहां एक ओर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वहीं विधान परिषद के 5 सदस्य जेडीयू में शामिल हो गए। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर निकलते मंगलवार सुबह तक राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुने गए ये 5 सदस्य अब इनको नीतीश का काम और जेडीयू का विचार अच्छा लगने लगा है। कोई कारण नहीं है, विकास के देख कोई नाराजगी आरजेडी से नहीं है। विकास के देखते हुए हम लोग नीतीश जी के और जदयू के हम लोग दामन थामे। भी ऐसा कारण ये नहीं था कि उनसे कोई ये हो गया, वो पहले भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, है ना। पार्टी बदलना और दूसरे जगह आना एक विचार की बात है। उधर जेडीयू इशारा कर रही है ये तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों में कई और आरजेडी विधायक पाला बदल सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में तो ऐसे भी क्या होना है, सुपड़ा साफ होना है। उनको शुभकामनाएं हैं, नीतीश जी को शुभकामनाएं हैं। बहुत ही कंस्ट्रक्टिव काम किया है। हालांकि बिहार के लोगों का इससे भला नहीं होने जा रहा है, नीतीश कुमार का भला होगा। तो आप इतना देखिए कि 90 दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री अपने आवास से घर से बाहर नहीं निकले, यही काम में लगे हुए थे। आरजेडी में जो कुछ भी हो रहा है वो संभावित था, क्योंकि डूबते हुए नाव की सवारी कोई नहीं करना चाहता। लेकिन साथ ही साथ सवाल यह भी है कि 15 वर्षों के शासनकाल के बाद अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राधाचरण सेठ जैसे विवादास्पद छवि को लेने में कोई परहेज नहीं है, तो आखिर बिहार में साफ सुथरी सरकार कौन देगा? पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की मरम्मत कार्य शुरू करने को लेकर दोनों देशों में सहमति बन गई है। भारतीय मजदूर और जल संसाधन विभाग की टीम कटाव रोधी कार्य कराने के लिए जरूरी सामान लेकर नेपाल के हिस्से में पहुंची। लॉकडाउन के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर को सील कर दिया गया था, जिसके बाद नेपाल ने कटाव रोधी कार्य की अनुमति नहीं दी थी, जिसको लेकर बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी गंभीरता दिखाई और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। अब नेपाल की ओर से सहमति बन गई है। और पश्चिमी चंपारण में तेज बारिश से गंडक का स्तर बढ़ गया है। नेपाल में भी रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से गंडक और बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर बैराज से रविवार को 1.63 लाख क्यूसेक पानी गंडक में डिस्चार्ज किया गया। पश्चिम चंपारण के कई हिस्सों में गंडक का पानी लगातार बढ़ रहा है। दियारा इलाकों में लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। उधर पूर्वी चंपारण के चकिया में गंडक का जलस्तर 64.81 मीटर रिकॉर्ड किया गया। यहां खतरे का निशान 70.04 मीटर पर है। लाल बकिया गुआबारी में जलस्तर 69.89 मीटर रिकॉर्ड हुआ है और यहां खतरे का निशान 70.04 मीटर पर ही है। महाराष्ट्र के जालना का जिक्र करते हैं, जहां भोकरदान तालुका में खेलने गई 5 लड़कियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने सभी शवों को बरामद कर लिया है। इस मामले में डिप्टी एसपी ने जांच के आदेश भी दे दिए। और अब खबर पंजाब से, जो नवजोत सिंह सिद्धू के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। बिहार पुलिस
ने नवजोत सिंह सिद्धू के घर नोटिस चिपका दिया है। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का है। चुनाव के दौरान बिहार के कटिहार जिले में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेसी विधायक सिद्धू द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। सिद्धू को जांच में शामिल करने के लिए 18 जून से बिहार पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर सिद्धू के घर जा रहे थे, लेकिन समय न दिए जाने के बाद उच्च अधिकारियों के आदेश पर सिद्धू के घर के बाहर नोटिस लगा दिया गया है। खबर गुजरात के सूरत से। पिछले 10 दिनों में सूरत के हीरा बाजार में करीब 300 कोविड-19 के मरीज पाए गए हैं। अब एहतियात के तौर पर सूरत में हीरे के 3 ट्रेडिंग मार्केट को हफ्ते में 2 बार बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान इन बाजारों में हीरे की पॉलिशिंग के यूनिट और कैंटीन बंद रहेंगे। सूरत डायमंड संघ ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर महिधारपुरा मिनी बाजार और चौकसी बाजार को शनिवार और रविवार को बंद रखने का फैसला किया है। खबर झारखंड से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्रुवी जगन्नाथपुर के जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के मौके पर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि लोग सामाजिक दूरी का पालन करें, लेकिन प्रशासन के आदेश की वजह से रांची में रथ यात्रा नहीं निकल सकी। कहा जाता है कि जगन्नाथपुर में 17वीं सदी के आखिर यानी 1691 से ही रथ यात्रा निकलती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति शर्तों के साथ सिर्फ जगन्नाथपुरी ओडिशा में ही इजाजत दी है। अब आंध्र प्रदेश की खबर का रुख करते हैं। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से कारोबार का काफी नुकसान हुआ। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें तो खुली रही, लेकिन बाजारों के बंद होने से दुकानदारों की मुश्किलें खासी बढ़ गई। अब अनलॉक 1 में दुकानें तो खुलने लगी हैं, लेकिन खरीदार पहले की तरह नहीं है। ऐसे में कुछ कारोबारियों के लिए दुकान का किराया देना भी बड़ी समस्या बन गया। ऐसे में विजयवाड़ा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मालिक राजेंद्र कुमार सोलंकी ने दुकानदारों की परेशानी को समझते हुए 2 महीने का किराया नहीं लेने का फैसला किया है। राजेंद्र खुद ज्वेलरी कारोबारी हैं। इनके कॉम्प्लेक्स में 22 दुकानें हैं, जिनकी मदद करने का इन्होंने फैसला किया है। और मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान अपने घर आए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी खूब पसीना बहा रहे हैं। नवाजुद्दीन फावड़े से खेत में काम कर रहे हैं। वहीं किसान की तरह दिन भर काम के बाद जब थकते हैं तो ट्यूबवेल पर हाथ पांव धोने जाते हैं। लॉकडाउन के दौरान नवाजुद्दीन मुंबई से अपने घर बुढ़ाना पहुंचे।